हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनक जैन फ्रॉम निधिश्री एकेडमी और आज मैं आपको इस बारे में डिस्कस करेंगे अपन कि एग्जैक्टली हमें 49 डेज पहले करना क्या है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इस बार 11 अप्रैल को प्री दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते तो आप वीडियो नहीं देखें, और बाकी जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो वो आप डेफिनेटली ये वीडियो को देखिए ज़रूर, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो इस वक्त हमारे माइंड में चलते हैं कि और ज़्यादा पढ़ाई करें या रिवाइज़ करें, काफ़ी सिलेबस बच गया है, क्या करें, डेज बहुत कम है, ठीक है। खाना कौन सा खाएं, एक्सरसाइज क्या करें, रिक्वायर्ड मोटिवेशन नहीं है, टेस्ट सीरीज में स्कोर कम आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, दोनों केस, न्यूज़पेपर पढ़ें कि नहीं पढ़ें, सीसेट कितने टाइम से करें, कितने घंटे सोएं, रिवीजन कैसे करें, एक चार्ट बना के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक सवाल हैं जिससे हर एस्पिरेंट इस वक्त गुजरता है। मैं भी गुजरा था, मेरे फ्रेंड्स भी गुजरे थे। तो क्या किया जाए एग्जैक्टली कि यार हम निकाल लें प्री, ओके। सबसे पहला सवाल आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि एक्सपेंशन करें पढ़ाई का या फिर रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। काफ़ी चीज़ें आपकी सिलेबस की बची होंगी, इसलिए आप सोच रहे होंगे, एक माइंड में एक कहीं ना कहीं रहता है कि यार अभी ये पढ़ना बाकी है, ये पढ़ना बाकी है, तो ये कहलाएगा आपका एक्सपेंशनिस्ट मोड, ठीक है, और ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे हो सिलेबस का। दूसरा होता है आपने सब पढ़ रखा है, आप रिवाइज कर रहे हो, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करना चाहिए या फिर रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो पहली बात है, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि आपने बहुत 50% से भी कम सिलेबस पढ़ा है अब तक, आपको आइडिया ही नहीं है कि यार ये चीज़ है क्या, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो और 3 महीने पहले आपने पढ़ाई शुरू की है, तो बॉस आपको जाना है एक्सपेंशनिस्ट मोड में। मतलब आपको नया कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 40 या 50% सिलेबस पढ़ के एग्जाम देने नहीं बैठ सकते। कम से कम आपको 70 to 80% सिलेबस तो पता ही होना चाहिए जीएस का, कि यार ये सवाल आते हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं, ओके। हाँ, अगर आपका 80% के आसपास हो रखा है इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास बचे हैं 49 डेज, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अब रिवीजन की तरफ ज़्यादा जाइए, एक्सपेंशनिस्ट मोड में नहीं जाइए। आप इस केस में हैं जहाँ पे आपने 100% आपको सिलेबस पूरा पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में भी आती हैं, आप पुराने प्लेयर हैं, 2-3 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। जीएस में क्या होता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा, सिंपल वर्ड, अनंत होती हैं कि समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली कहाँ तक जाएं, ठीक है। आपको करना यह है कि जो भी आपके पास नोट्स हैं, आपके खुद की कोई बुक में मार्किंग होगी, हाइलाइटर से आपने मार्क कर रखा होगा, टेस्ट सीरीज़ के किसी कॉपी में आपने मार्क कर रखा होगा, पहले तो आपको ये करना है कि आपको सारा मटेरियल एक जगह इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है कि यार अब इसके आगे मैं नहीं जाने वाला, ये आपको करना ही करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक हफ्ते पहले तक मार्केट में नया मटेरियल ढूंढ रहे हैं। अब वो टाइम आ चुका है और 49 डेज एकदम आप मिडिल में खड़े हो अब, कि अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये बहुत बड़ा डिसाइसिंग फैक्टर होगा कि आपका स्कोर कितना रहता है इस बार। आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा करना है, इस हद तक करना है कि आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि अगर कोई वर्ड एग्जाम में आ गया है, कोई भी किसी मुगल लीडर नाम आ गया किसी का भी, या किसी ज्योग्राफी का कोई टर्म आ गया है, किसी माउंटेन का नाम आ गया है, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए यार ये चीज़ है कहाँ पे। और वो कैसे होगा, जब आप रिवाइज करोगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि हम सिलेबस को एक ही बार पढ़ पाते हैं और हमें फिर रफ आइडिया हर चीज़ का रहता है, पर हम कॉन्फिडेंट किसी चीज़ में नहीं होते। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ए के बाद बी ही आता है, तो आपको पता है कि आपने लाइफ में इतने बार ए बी सी डी पढ़ रखी है कि आपको पता है कि ए के बाद बी ही आता है, आपका माइंड दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये जो फिनोमिनन है, इसी चीज़ को आपको जीएस में इंप्लीमेंट करना है कि आपने उस चीज़ को इतने बार रिवाइज कर लिया है कि माइंड किसी दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपने रिवीजन बहुत ज़्यादा कर रखा है, बहुत ज़्यादा कर रखा है, पूरे जो आपके पास चीज़ें हैं, नोट्स हैं आपके पास, सब रिवीजन कर रखा है, तो होगा क्या कि अगर कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है, और एक क्वेश्चन एकदम नया है, आपने आज तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा, ठीक है, करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपने रिवीजन बहुत अच्छा कर रखा है, आई एम प्रिटी श्योर दैट इन 4 ऑप्शंस में से कम आपको 1 या 2 ऑप्शंस तो पता ही होंगे। आपको आंसर नहीं पता है, पर आपको ऑप्शंस जरूर पता होंगे। ये तभी होगा जब आपने रिवीजन कर रखा है, ओके। तो अगर आपको पता है कि यार ऑप्शन ए नहीं है या ऑप्शन सी नहीं है, तो अब आप 50-50 चांसेस पे हो कि आपका ऑप्शन बी या डी सही होगा। पर यह तभी होगा जब आपने रिवीजन कर रखा है। मिनिमम मेरा सजेशन रहेगा कि 10 बार रिवीजन आपको करना ही करना है,
ठीक है, 10 से 15 बार, ठीक है, 10 मिनिमम 15 मैक्सिमम। किस चीज़ का? जो प्रीलिम्स का आपका सिलेबस है। अब प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है? देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एक एमपीपीएससी ने सिलेबस दे रखा है आपको 10 यूनिट के हिसाब से, वो प्रीलिम्स का सिलेबस है, और यही चीज़ आपके पास कहीं मटेरियल में भी एग्जिस्ट कर रही होगी, कहीं बुक में मार्किंग होगी, कुछ चैप्टर्स मार्क्ड होंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब भी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, आप सबको इकट्ठा कर लो और रिविजन मोड में चले जाओ। रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हम यूज़ करने वाले एक चीज़ जिसे हम कहेंगे रिवीजन चार्ट टेक्निक, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि एक बड़ा सा A3 साइज़ का पेपर या थोड़ा बड़ा साइज़ का पेपर लीजिए, उसमें आपको टॉपिक मेंशन कर देने हैं। ये टॉपिक हो सकता है कि आपके सिलेबस के हिसाब से चलें तो आप यूनिट 1 ले सकते हैं और आपको यूनिट 10 तक आपको लिख लेना है जो एमपीपीएससी में दे रखा है। ऐसा तरीका हो सकता है, आपका खुद का अपना तरीका है कि भाई मुझे आज पॉलिटी रिवाइज करना है, पॉलिटी लिख लिया, हिस्ट्री, कुछ भी करना, जैसा चाहो वैसा इस चार्ट में लिख लो आप। अब ये जो यूनिट है, इस यूनिट को आपने कितने बार रिवाइज किया वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। नंबर 1 बार रिवाइज कर लिया यूनिट, ठीक है। ये यूनिट अगर मैं बोलूँ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का यूनिट थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। यूनियन का यूनिट थोड़ा छोटा होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। फंडामेंटल राइट यूनिट थोड़ा बड़ा है, डीपीएसपी भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें आप उसको सब लेवल पे भी सेग्रीगेट कर सकते हो। इस पूरे चार्ट को बनाने में आपको एक दिन तो लगेगा ही, एक दिन बनने से कम 6-8 घंटे लगेंगे ही लगेंगे कि आप पूरी टॉपिक को अपने अपने हिसाब से सेग्रीगेट कर लीजिए। उसको फिर आप मार्क भी कर लीजिए, वो पेपर क्लिप आती है उससे आप लॉक कर दीजिए कि यार ये इस पहली यूनिट में मेरे 30 पेजेस हैं, ओके। अब आपको करना क्या है कि ये जो 30 पेजेस हैं, ये जिस भी बुक का पार्ट है या आपकी कॉपी का पार्ट है, जहाँ पे भी है उसके आगे आपको एक छोटा सा सब सेक्शन और चिपका देना है। जो आपके स्टिकी नोट्स आते हैं बड़े वाले, वो बड़े वाले नोट आपको चिपका देने हैं। आपको लिखना है ये 30 पेज इस कॉपी में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक मेरे पास कॉपी है तो इस कॉपी में ये यहाँ पे मैंने वो चिपका के रखा है कि यार ये अगली कॉपी में इसमें ये 30 पेजेस काम के हैं मेरे, और उसको होल्ड करके रखा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जितने बार भी मैं बैठूंगा पढ़ने के लिए, ये टारगेट रहेगा कि मैं जब तक ये 30 पेजेस खत्म नहीं करूंगा मैं उठूंगा नहीं यहाँ से। आपको उठना ही नहीं है, ओके। पहले आप ये 30 पेजेस खत्म करेंगे, आप लाइब्रेरी में हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, आई डोंट केयर, आपको ये 30 पेजेस खत्म करने हैं। और अपनी कॉपी के आगे जो आपने छोटा सा चार्ट बना रखा है उसके आगे 1 मार्क कर देना कि आपने इस 30 पेजेस को रिवाइज कर लिया है एक बार। नेक्स्ट टाइम जब भी आप बैठेंगे इन्हीं 30 पेजेस को फिर से रिवाइज करना है और आगे लिख देंगे नंबर 2, ठीक है। और जितने बार आप रिवाइज करते जाएंगे उतने बार आपको नंबर लिखते जाना है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15, ओके। आगे समझ में आता है। इसी तरह आपको बाकी यूनिट्स के साथ भी करना है, मतलब आपके हर कॉपी के आगे जो पहला पेज है, इंडेक्स पेज है, उसके आगे एक छोटा सा स्लिप चिपका रहेगा और स्लिप के अंदर रहेगा कि आपने कितनी यूनिट्स आपने कितने बार इसको रिवाइज करके रखा है। होगा क्या कि ये बेसिकली एक फिलॉसफी है, मैनेजमेंट फिलॉसफी, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो तो आप उसे इंप्रूव कर सकते हो। वॉट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी कॉपी में आपने यहाँ पे देखा है कि यार मैंने सिर्फ 2 ही बार इसको रिवाइज किया है, सिर्फ 2 ही बार रिवाइज किया है, किसी और यूनिट में आपने जैसे मान लीजिए यूनिट नंबर 5 है, यहाँ पे यूनिट 5 है और उसमें 1 2 3 4 5 टाइम्स आपने रिवाइज कर रखा है, तो जब भी आप इसे चार्ट को देखोगे आपको लगेगा यार ये यूनिट 5 तक पहुंच गया हूं मैं, यहाँ पे 3 बार और रिवाइज करता हूँ इसको, तब जाके इस लेवल पे पहुंचूंगा। तो आप अपने आप से ही compete कर रहे हो, आपके पास एक टारगेट है। ऐसा नहीं है कि आप हवा में ही पढ़ रहे हो, सुबह से 2 घंटे पढ़ लिया, आप घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो। अब आप क्या पढ़ रहे हो, आप यूनिट के हिसाब से पढ़ रहे हो। ये यूनिट 30 पेजेस की भी हो सकती है, 15 पेजेस की भी हो सकती है, 5 पेजेस की भी हो सकती है, एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अब आप टारगेट घंटे के हिसाब से नहीं कि सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं पढ़ रहा हूं, नहीं, अब आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ रहे हो, विच विल डेफिनेटली ब्रिंग मोर आवर्स इनटू पिक्चर। बिकॉज अब आप क्या होगा, जब तक आपके टॉपिक खत्म नहीं होंगे तब तक आप उठने नहीं वाले। अगर 30 पेज का एक यूनिट है और आप इस 30 पेज को रिवाइज करने में मान लीजिए 1.5 आवर लगाते हो, और इस टाइप के आज के आपके काम हैं यूनिट 1 से लेके 3 यूनिट, तो आप 1.5 घंटे की 3 सेट मारोगे, ठीक है। विच सिंपली मीन्स कि आप लगभग 4.5 घंटे पढ़ाई कर लोगे, ठीक है, या उसके आसपास। तो मतलब आपने अब टाइम नहीं देखा, अब आपने 4.5 घंटे पढ़ाई की। वैसे आप 9 से 12 पढ़ रहे थे कि ये सोच रहे थे कि 12 बजे मुझे दूसरा काम है तो मैं 12 बजे तक पढ़ाई करूंगा। अब आप जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो रहे तब तक पढ़ाई कर रहे हो, और इससे वजह से आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ये गारंटी है मेरी, ओके। चलिए, तो आपको रिवीजन चार्ट समझ में आ गया कि रिवीजन कैसे करना है अब आपको, ठीक है, ओके। अब मैं बात करूंगा मोटिवेशन की, और वो डायरेक्टली लिंक्ड है रीजन के साथ, ठीक है। आपको हमेशा अपने आप से पूछना रहना है कि, क्योंकि क्या है कि आप जब भी
आपका जो माइंड है ना वो आपको डरा के रखता है, डरा के नहीं, वो आपसे मेहनत नहीं करवाना चाहता, वो एकदम रिलैक्स आदमी है, एकदम चिल रहना चाहता है। आपको करना ये है कि आपको जब आप ये पढ़ाई करोगे तो वो बोलेगा कि यार हो तो गया 1.5 घंटे, चल चाय पी के आते हैं, समोसा खा के आते हैं, उस दोस्त का बर्थडे है, ये शादी है, इसका वो है, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। आपका माइंड हमेशा मेहनत से भागता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता। ओके, आपको उसको एक रीज़न देना पड़ता है कि वो मेहनत करे तो करे क्यों। ये रीज़न कुछ भी हो सकता है। आप सबके केस में, आप जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए रीज़न होगा कि यार इस जॉब से मुझे गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, पद मिलेगा, पावर मिलेगी, मेरी शादी अच्छी जगह हो सकती है, मेरी फैमिली बेटर पोजीशन पे पहुंच सकती है, मेरे किसी रिलेटिव का ये एग्ज़ाम निकल गया, मेरे कॉलोनी में कोई रहता है उसका ये एग्ज़ाम निकल गया और आज देखो वो कहाँ पहुँच गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। आपके ऊपर कुछ बाहर का प्रेशर भी होगा, जो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स जिन्होंने आपको काफ़ी उम्मीद से पढ़ाया है, ये एक रीज़न हो सकता है। ये फायर अंदर भी हो सकती है कि मुझे आपको ही कुछ ये चीज़ अचीव करनी है। ये दोनों ही केस हो सकते हैं। इन दोनों ही केस में आपको अपना रीज़न हमेशा सॉलिड रखना है। ये हर किसी का पर्सनल होता है। तो ये रीज़न, जो भी रीज़न है आपके मन में, जो आप एक बार अंदर सोचिएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये रीज़न क्या है, कि मैं ये एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहा हूँ। यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक विद योरसेल्फ एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट रीज़न, व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ कीपिंग यू ऑन। क्यों कर रहे हो ये चीज़? हर चीज़ का कोई एक रीज़न होता है ना, क्यों कर रहे हो। यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी की शादी में जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है या वो बहुत क्लोज रहा है, उसने बुरे वक्त में मेरी हेल्प की थी, जाना चाहिए, वगैरह वगैरह, एक रीज़न होता है। तो माइंड विदाउट रीज़न कोई काम नहीं करता। ये एग्जाम की तैयारी भी एक रीज़न की वजह से हो रही है, तो वो रीज़न आपके अंदर एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये चाहिए तो आप रीज़न, कई बार हम लोग रीज़न से भटक जाते हैं, तो वो रीज़न आप एक कागज़ पे लिख लीजिए और अपने जहाँ पे भी आपकी स्टडी टेबल है, जो भी आप इलाके को रेगुलरली देखते हैं, वो रीज़न पे आप लिख लीजिए। रीज़न 1 या 2 लाइन का होगा और इसी रीज़न को बार बार, जब भी आपको बुरा फील हो कि आपको लग रहा है कि यार ये मैंने 1.5 घंटे पढ़ लिया, फिर दूसरे 1.5 घंटे पढ़ लिया, अब मैं थक गया हूँ, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, आप फिर से जाइए उस रीज़न को कम से कम 10 बार पढ़िए और फिर बैठिए पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आपको टफ बनना ही पड़ेगा। आप एकदम ये आसानी से, ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप आराम से सुबह उठे और एग्ज़ाम निकल के आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो मेहनत करेगा उसी का ही निकलेगा। तो आपको वो रीज़न सॉलिड रखना है अपने अंदर कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या वजह है मेरे पास। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट को देख सकते हैं, उसकी लाइफ देख सकते हैं, यार उसने ये पहन लिया, उसने ये कार खरीद ली, उसने फलानी कार है उसके पास, ये बत्ती, वो बत्ती, ये नेम प्लेट लगा हुआ है, अपन को भी चाहिए चीज़। ये सब आपके रीजंस हैं। ठीक है, और यही रीजंस को आपको बार बार सॉलिडिफाई करना है कि नहीं यार, मुझे इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे इससे ऊपर की चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, ये आपका रीज़न होगा। ओके, और यही रीज़न आपको नेसेसरी मोटिवेशन देगा। आपको 49 डेज तक रुकना बिल्कुल नहीं है। अब आपका वो टाइम आ चुका है जहाँ पे आपको और पंप करना है अपने आप को। अभी तक जो भी आप पढ़ाई कर रहे थे वो रिलैक्सिंग फॉर्मेट में हो सकती है, आप शायद हो सकता है दिन के सिर्फ 3 या 4 घंटे पढ़ रहे हो, या 6 घंटे पढ़ रहे हो, या 8 घंटे पढ़ रहे हो। अब 8 को आपको 10 या 15 या 12 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये बात पक्की है, क्योंकि 49 डेज ऐसा टाइम है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को पलट सकते हो अपने फेवर में। ये वही दिन है कि आप अपनी चीज़ों को जो आपके फेवर में थी उल्टा भी कर सकते हो, कि अब तक आपका बहुत अच्छा चल रहा हो और 49 डेज आपने सोचो कि यार मेरा तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, कौन पढ़ाई करे। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ देखना है कि रीज़न और मोटिवेशन एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं। ओके, चलिए, जहाँ तक नींद की बात आती है, इस वक्त आपको लगभग 6 से 7 घंटे ही सोना है, बस, इसके ऊपर नहीं। 6 से 7 घंटे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। आप 2 स्लॉट में सो सकते हो कि आप रात को 12 बजे सोए, सुबह 5:30 बजे उठ गए, आपने 5.5 घंटे की नींद ली है, अभी भी आपके पास 1.5 घंटे का टाइम बाकी है। दिन में आप कभी उसको यूज़ कर सकते हो। कोशिश करिएगा कि जिस टाइम पे आप सो रहे हो वो वही टाइम हो जिस वक्त आपका एग्ज़ाम, पहले पेपर और दूसरे पेपर का गैप हो। ठीक है, आपको बिल्कुल सुबह 9 या 10 बजे सोने की आदत नहीं डालनी है, ना ही आपको दिन में 2 या 3 बजे के आसपास सोने की आदत डालनी है, क्योंकि ये दोनों ही स्लॉट में आपका पेपर रहेगा। सो प्लीज़ एंश्योर कि अगर आपको नींद आ भी रही है और अब सोना भी है, खाना खा के नींद आ जाती है, बहुत बार होता है ऐसा, तो आप 1 बजे से लेके 1:30 बजे या 2 बजे तक का टाइम में रखिए। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है पावर नैप का। पावर नैप में आपको आप 15-20 मिनट में पावर नैप ले सकते हो। पावर नैप के बाद आपका बॉडी का रेगुलेशन, एंजाइटी लेवल काफ़ी कम हो जाता है और आप काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो आप पावर नैप भी ले सकते हो, पर आपको ये पावर नैप उस टाइम पे बिल्कुल नहीं लेनी है जिस टाइम पे आपका एग्जाम का टाइम होने वाला है। क्लियर? ओके। फूड, आपको बिल्कुल भी अगले टाइम कुछ दिनों तक आपको जो खाना खाना है वो बहुत ही सिंपलिस्टिक फूड खाना है, ज़्यादा मिर्च मसाला तेल वगैरह नहीं। आई नो आपको पसंद है चीज़ें बाहर की, पर नहीं खानी है। ठीक है, 2 रीज़न है उसका।
जो बाहर का खाना होता है, जो स्पाइसी फूड रहता है, जो आपके टेस्ट बड्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, आपको पसंद आता है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न, अगर बाय चांस आप कुछ भी खा लेते हो उल्टा सीधा, कहीं पानी पूरी खा लेते हो, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आपको 3-4 दिन का छुट्टी लेना पड़ेगा, आपकी पेट गड़बड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको खाने के लिए स्पेशली बड़ा ध्यान रखना है, बहुत ही एंश्योर, जो आपको पता है, अगर आप घर में रह रहे हो तो आपको पता है कि घर में खाना ढंग का मिलता है, तो आप घर से ही खाना खाएंगे, ठीक है। अगर किसी मेस वाले से मिलता है तो आपको कोशिश करना है कि आपको गर्म खाना खाना है, हॉट कुक्ड मील खाना है, ठीक है, जो 11-12 बजे टिफिन रेडी होता है, 11 बजे जाके ही खा लो। ऐसा नहीं कि 11 बजे का खाना 2 बजे खा रहे हो, ठंडा हो चुका है, वैसा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, टेम्परेचर भी थोड़ा बदल रहा है, कोविड का भी सीन है, तो आपको खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपना, ठीक है। एक्सरसाइज, ओके, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बॉडी में थोड़ी सी एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए, बेसिक मैं कुछ आपको बता देता हूँ। आपको आपके कहीं पे भी सीढ़ियाँ होंगी, कुछ छत हो सकती है जहाँ पे घूमने का इलाका हो, एक पार्क हो सकता है, एक नॉर्मल रोड हो सकती है। रोड पे कम से कम आधे घंटे ब्रिस्क फास्ट वॉकिंग करनी है, तेज़ चलना है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि डे टाइम में ही करें, रात को ना करें, लाइट वगैरह ज़्यादा रहता नहीं है। डे टाइम में आपको ब्रिस्क वॉकिंग करना है, हाथ में अपना नोट्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और विदाउट केयरिंग कि बाकी दुनिया क्या सोच रही है, आपको बस अपने चलते रहना है, ठीक है। तेज़ी से अगर आधे घंटे भी वॉक कर रहे हो, आपकी बॉडी थोड़ी सही रहेगी, ठीक है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज आप अच्छा फील कर रहे हो, मान लो आपको ज़रूरत एक्सरसाइज की नहीं है, पर 49 डेज़ हैं अभी आपके पास। 49 डेज़ में आपका एंजाइटी लेवल और ऊपर जाएगा, आपको और स्ट्रेस लेवल रहेगा, और उसके लिए आपकी बॉडी को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ 49 डेज़ के लिए, कि जब तक आपका एग्जाम रहेगा, जब आपका डी डे रहेगा, तब आपको एग्जैक्टली सही बेस्ट ऑफ हेल्थ में रहना चाहिए, ओके। इसलिए तो आपको थोड़ा थोड़ा, सिर्फ कुछ नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई डंबल नहीं, कोई पुशअप नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बस ब्रिस्क वॉकिंग आधे घंटे फास्ट, एकदम तेज़ी से, हाथ में एक किताब या नोट्स का कोई पर्चा, और वो भी नहीं हो तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ पड़ी उसकी फोटोग्राफ हो सकती है आपके मोबाइल में, वो देखते चलते रहिए, ठीक है। रोड को थोड़ा ध्यान से रखिएगा, क्रॉस वॉस ध्यान से देख कर करिएगा, ऐसा कहीं भी नहीं चले जाना है, ओके। टेस्ट सीरीज़ में स्कोर कम आ रहा है या फिर बहुत अच्छा आ रहा है, दोनों ही केस हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ इसलिए होती है कि वो आपको उस वक्त आपका नॉलेज लेवल बता सके। ऐसा भी हो सकता है कि आपने टॉपिक ए पढ़ रखा है और टॉपिक सी से क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपके मार्क्स कम आएंगे। टेस्ट सीरीज़ को कभी भी दिल से नहीं लगाना है, कभी भी नहीं। इट इज़ जस्ट कि वो आपको उस दिन आपके साथ क्या होने वाला है उसका एक आपको आज ही आइडिया दे देती है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का स्कोर परमानेंट नहीं होता, हो सकता है कि आप पूरी टेस्ट सीरीज़ में अभी तक मात्र 50-60 मार्क्स के रेंज में आ रहे हो, ठीक है, या 50-60 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हो, ठीक है, या 30-40 की रेंज में आ रहे हो, और आपको नहीं लग रहा कि आगे क्या होने वाला है, बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ टफ हो रही है या बहुत ज़्यादा ईजी है, जो भी हो, आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस आपको एक ही काम करना है टेस्ट सीरीज़ में, जो सवाल आपका गलत हो गया, वो कोई भी वजह हो, आपने शायद रिवीजन नहीं किया होगा या कुछ भी हो, जो सवाल आपका गलत हो गया उसे एक कागज़ में लिख लेना है और उसका सही आंसर भी लिख लेना है साथ ही साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि एनेक्सेशन ऑफ सिंध किसने किया था, किस वाइसरॉय ने किया था, अगर आपको नहीं पता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था कि लॉर्ड रिपॉन ने किया था, और उसका आंसर लॉर्ड एलन बोरो है, तो आपको याद रखना है कि एनेक्सेशन ऑफ सिंध लॉर्ड एलन बोरो ने किया था, ठीक है। या फिर परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि टेस्ट सीरीज़ का काम सिर्फ ये है कि वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं होती, वो इसलिए होती है कि आप उसमें से सही आंसर ढूंढ लो। जो आंसर आपका सही है आज के डेट पे, वो 3 महीने बाद भी सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि वो आंसर सही कैसे है। जो आपका आंसर नहीं पता है, बस वही आंसर आपको एक कागज़ में लिख लेना है। आपकी टेस्ट सीरीज़ का यही मतलब है बस। फिर आप मार्क्स की टेंशन मत लीजिए, आप क्लास के टॉपर हैं चाहे या लास्ट हैं, डजेंट मैटर। आपका अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है 49 डेज़ बाद 11 अप्रैल को, ठीक है। तो उसके पहले अपन को रेडी करना है। टेस्ट सीरीज़ में जो भी मटेरियल आपको समझ में नहीं आया, जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, उसको एक कागज़ में लिख लो और टेस्ट सीरीज़ को उठा के फेंक दो, कोई मतलब नहीं है टेस्ट सीरीज़ का फिर, ठीक है। बस इतना ही है, जो उसमें से क्रक्स निकालना है वो क्रक्स निकाल लो और इसी को बार बार रिवाइज करते रहो, ओके फाइन। न्यूज़पेपर की बात आती है। न्यूज़पेपर में आपको करना ये है कि कई लोग बोलेंगे कि यार करंट का नहीं आएगा, मेरा सजेशन ये रहेगा आधे घंटे, हार्डली आधे घंटे न्यूज़पेपर की मेन हेडलाइंस बस देखनी है। न्यूज़पेपर की मेन हेडलाइंस देखनी है। कोई भी एक न्यूज़पेपर हो सकता है। मध्य प्रदेश के लेवल पे अगर आप देख रहे हो, दैनिक भास्कर को आपको देखना है, और अगर इंग्लिश में देख रहे हो तो इंडियन एक्सप्रेस आपको देखना है। अगर हिंदू है आपके पास एक्सेस तो द हिंदू देख सकते हो। सिर्फ इसमें फ्रंट पेज, क्योंकि फ्रंट पेज में नेशनल हेडलाइंस रहती है। नेशन का पेज, जो नेशन का पेज है वो देखना है। स्पोर्ट्स का पेज देखना है। साइंस एंड टेक का पेज मंडे को आता है द हिंदू में, तो वो संडे को आता है, तो वो साइंस एंड टेक का पेज देखना है।
सिर्फ ऊपर से देख लेना है, अपने आप को कोई भी हेडलाइन पढ़ के क्वेश्चन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट में कोई भी वर्ड होता है, कोई भी रिसेंट न्यूज़ आता है, कोई भी इवेंट आता है, तो अगर आप उस वर्ड से वाकिफ हो कि ये वर्ड क्या है तो उसके बारे में पता कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आपने साइंस एंड टेक का पेज खोला और उसमें क्रिस्पर वर्ड लिखा हुआ है, CRISPR-Cas9 लिखा हुआ है, अगर आपको पता है कि CRISPR-Cas9 क्या है तो आप आगे बढ़ जाइए। अगर आपको पता नहीं है कि CRISPR-Cas9 क्या है, उसे पढ़िए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। आपको इस टाइम पे इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत इकट्ठी करनी है, तो ये जो एक्सपेंशन वाला मोड है इसका थोड़ा सा लिंक है आपका न्यूज़पेपर के साथ। आपको कंप्लीटली ब्लैंक नहीं होना है कि अगले 49 डेज में क्या चल रहा है देश में, हमें कुछ नहीं पता। आपको थोड़ी देर के लिए न्यूज़पेपर खोल के जरूर देखना है, बिकॉज एक अच्छी हैबिट भी है और दूसरा आपको एक रफ आइडिया जरूर दे देती है। पर सिर्फ देखना नहीं है, उसको कहीं ना कहीं लिखना है। न्यूज़पेपर में जो भी आप पढ़ोगे, जो भी कुछ आपको लगता है कि यार ये काम का है, वो लिख लो, ठीक है। किसी फिल्म, सेलिब्रिटी वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखना है। अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इवेंट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, इंग्लैंड में अगले साल, इसी साल जून में, ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। फिर आपका कोई भी किसी भी प्लेयर का नाम आ जाए, क्योंकि प्लेयर्स के नाम बहुत पूछते हैं MPPSC में, तो किसी प्लेयर का नाम आ जाए, किसी कप का नाम आ जाए, तो वो आपको याद रखना है, ओके। तो आप न्यूज़पेपर्स का इतना ही करेंगे। आपको कम टाइम में न्यूज़पेपर हमेशा देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि आप नॉलेज लेने के लिए बैठे हो, क्योंकि आपके पास से 49 डेज बचा हुआ है। तो आपको करना ये है कि आपको एक टाइम फिक्स करना है कि 45 मिनट्स या 40 मिनट्स, डेट सेट 40 मिनट्स में मैं न्यूज़पेपर के इस टेबल से उठ जाऊंगा, यहाँ पे न्यूज़पेपर रखा हुआ है, तो 40 मिनट्स आपको देने हैं एग्जैक्टली टाइमर लगा के, और 40 मिनट्स के अंदर आपको न्यूज़पेपर पूरा खत्म करना है, जितना भी होता है, प्लस नोट्स मेकिंग साथ ही साथ। तो आपको फटाफट काम करना है उसमें। न्यूज़ देखी, मटेरियल ढूंढा, पता है तो ठीक है, नहीं पता है, कुछ भी नया मिल गया, उतना ही पढ़ा, लिखा और आगे बढ़ गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा एडिटोरियल बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं करना है। एडिटोरियल वगैरह अब नहीं पढ़ना है, सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज आपको गेन करना है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या हुआ, कोई भी ट्रीटी साइन होती है, कुछ भी होता है, कोई मिसाइल लॉन्च होती है, कोई रॉकेट लॉन्च होता है, कहीं पे लैंड करता है, कुछ भी, एनीथिंग। कल परसिवरेंस लॉन्च हुआ, लैंड किया मार्स के ऊपर, तो आपको वो चीज़ लिख लेनी, किस दिन लैंड किया, वो किस जगह पे लैंड किया, ठीक है। ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपके बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, न्यूज़पेपर से निकालना है। CSET, ठीक है। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो लोग थोड़ा सोचते हैं कि यार CSET अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव सीन पीपल ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड फेलिंग इन CSET, ठीक है। एक चीज़ बस आपको करनी है CSET में, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है CSET के बारे में, आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए, कम से कम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। आप हिंदी वाले का जो वो रहता है, ट्रांसलेशन रहता है, वो आप देख सकते हैं। आप थोड़े बहुत मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं, पिक्टोग्राफिक क्वेश्चंस कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हो CSET में, ठीक है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि CSET के बारे में कुछ आइडिया नहीं है और सीधे जाके उस दिन एग्जाम दे दिया। कम से कम 5 पेपर CSET के, किसी भी कोचिंग एकेडमी के, कुछ भी हो सकता है, कोई भी लास्ट ईयर के पेपर हो सकते हैं, 5 पेपर CSET के करके जाने ही जाने हैं। और ये पेपर उस तरह से करने हैं जैसा उसमें लिखा है। अगर 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे बैठ के CSET के पेपर लगाने हैं आपको। 5 पेपर मिनिमम लगाने ही हैं, ताकि इन 5 पेपर में जो भी आप गलती कर रहे हो, जो भी कुछ सीख रहे हो, वो आप उस दिन ना करो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ GS के पीछे भागते रहते हो, पता है कि 66 मार्क्स लेकर आने हैं CSET में, बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और वहाँ जाके पता चला कि भैया 65 पे गाड़ी रुक गई और आपकी पूरे 1 साल बर्बाद चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, CSET को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। कम से कम कुछ नहीं हो, हम जान रहे हैं कि 66 मार्क्स ही लेकर आने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कंप्लीटली ब्लाइंड हो सकते हैं। उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना जरूरी है, ताकि अपने आप को आप सेफ गार्ड कर सको, ओके, किसी भी अनसर्टेनिटी को लेके, ओके। सो मैंने आपको लगभग इन सब चीज़ों में बेसिक क्वेश्चंस जो बच्चा इस वक्त गुजरता है जिन चीज़ों के साथ, वो बता दिया है मैंने आपको। पर आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जो चीज़ आपको जीत दिलाएगी कि आपका सिलेक्शन हो रहा है इस बार या नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक वर्ड है, और वो है रिवीजन। आप जितने बार रिवीजन करोगे उतना पोर्शन आपका सॉलिड होता जाएगा, इतना सॉलिड हो जाएगा एक पॉइंट पे 49 डेज में कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि किस क्वेश्चन का क्या जवाब है। अगर आपको जवाब नहीं भी पता है डायरेक्टली, तो आपको ऑप्शंस पता होंगे कि यार ये ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि ये मेरा सॉलिड है पोर्शन, ठीक है। तो या तो आपको डायरेक्टली आंसर हेल्प करने में निकालेगा वो, कि आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा चीज़ आपका वीडियो है, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी और डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपको आज वो सॉल्यूशन आपको बता दूंगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। थैंक यू फॉर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम नितिश अकेडमी, आई एम मनक जैन। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।